गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक जॉइंट इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ओईसीडी का, और इसको अब रिसेंटली भूटान में भी लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि भूटान की हेल्प इंडिया करेगा, बिकॉज इंडिया को पार्टनर जुरिस्डिक्शन चूज़ किया गया है और इंडिया को बोला है कि वो अपनी टैक्स एक्सपर्टीज़ जो है वो भूटान के साथ शेयर करे। टेक्निकल नो हाउ और जो स्किल्स चाहिए होते हैं हमारे टैक्स इंस्पेक्टर्स को या टैक्स ऑडिटर्स को, वो एक तरह से उनको सिखाने में भूटान को एक एक्सपीरियंस जो अपना शेयर करेंगे, और इंडिया के जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका एक्सपीरियंस एक तरह से भूटान के साथ शेयर किया जाएगा। अब ये प्रोग्राम जो है इसको जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। ओईसीडी और यूएनडीपी का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, और इसमें कहा जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अफ्रीका, एशिया, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में, उनकी टैक्स कैपेसिटी को बिल्ड करने का ये प्रोग्राम है, ताकि जो है उनका ऑडिट, टैक्स ऑडिट होता है जो, फिर जो टैक्स इन्वेस्टिगेशंस हैं और जो एक्सचेंज इंफॉर्मेशन की जाती है टैक्सेशन के मद्देनज़र, वो सारा जो है वो सिखाने का काम, जो एक तरह से उनकी ट्रेनिंग का काम जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का किया जाता है इस इनिशिएटिव के थ्रू। अब इस इनिशिएटिव की हेल्प की वजह से ही जो है ऑलमोस्ट $537 मिलियन जो हैं एडिशनल रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर चुके हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ जहाँ पर ये प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, अब ये है जून 2020 तक के आंकड़े। So now let us see this topic in English: tax inspectors without borders. So this initiative is a joint initiative of UNDP and OECD, and it has been launched recently in Bhutan. India has been chosen as the partner jurisdiction, and India will be sharing its tax administration and tax audit expertise with Bhutan, and we will be transferring our technical know-how and skills to the tax auditors who will be coming to India from Bhutan. Okay, so this program will be basically about 24 months duration, and in collaboration with UNDP and OECD, a TIWB, this Tax Inspectors Without Borders Secretariat, will aid Bhutan to learn about the technical know-how of this tax administration. Okay, so it was launched in July 2015. This TIWB program was launched in July 2015 by these two organizations, OECD and UNDP. It's a joint program by these organizations, and it aims to deploy qualified experts in developing countries across continents so that they can develop their own tax capacities in areas of audit, criminal tax investigations, and effective use of automatically exchanged information. Okay, so with this initiative, a major impact has been seen, because these developing countries have added more than $530 million to their revenues up till June 2020. Okay, so now let us see the next topic, which is recusal of judges. तो आपको पता है अभी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जो हैं, उन्होंने जो वेस्ट बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस के जो केसेस हो रहे हैं उनको हेयर करने से मना कर दिया है। तो अब हम ये टॉपिक देखते हैं कि रिक्यूज़ल ऑफ जजेस का मतलब क्या होता है। रिक्यूज़ल का मतलब क्या होता है? एक्सक्यूज़ करना कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता किसी भी रीज़न की वजह से। ठीक है, लेकिन रिक्यूज़ल ऑफ जजेस जो है वो मोस्टली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस में होता है। अब सोच लो कि एक जज जो हैं, अगर वो कभी उस पर्सन के साथ जिसका वो केस सुनने जा रहे हैं, वो कभी उसके साथ एसोसिएटेड रहे हों, या वो एक ऐसी कंपनी का केस देखने जा रहे हो जिसमें उनके शेयर्स हों, तो फिर उनका एक बायस आ सकता है ना, उनकी एक तरह से प्रेजुडिस हो सकती है। ठीक है, उनका वो फेयर नहीं कर पाएंगे उसको, इसीलिए क्या करते हैं, वो खुद ही अपने आप को उस केस से पीछे हट जाते हैं कि मैं इस केस को नहीं सुन सकता, कोई और इसको सुनेगा, क्योंकि मैं इस केस में हो ना हो बायस हो सकता हूँ, और अगर नहीं भी बायस होऊंगा तो मेरे ऊपर ये एक्यूजेशन बाद में लग सकती है कि मैं बायस था। ठीक है, तो ये जो है
हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है हमारा, जिसके बेसिस पर जो है हमारी जुडिशरी जो है यूएस में खासकर चलती है, इंडिया में भी अभी फॉलो किया जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफकोर्स प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही जो है वो मेंशन है, ठीक है। तो नोबडी कैन बी अ जज इन हर ओन केस, अपने खुद के केस ही में ही जो है वो जज नहीं हो सकते, इसी बेसिस पर जो है रिक्यूजल ऑफ जजेस होता है, ठीक है। अब जो है एक ऐसा भी इंस्टेंस हो सकता है कि समझ लो कोई जज हाई कोर्ट में जज रहा हो, ठीक है, उसने वो केस सुना हो और उसने कोई जजमेंट दे दी हो हाई कोर्ट की, ठीक है। फिर बाद में वो केस बढ़ता बढ़ता जब तक सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो हो सकता है कि वही जो हाई कोर्ट का जज जो पहले थे वो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हो गए हों, और उनके पास ही अगर वो केस आ गया कि हाई कोर्ट के जो उन्होंने जजमेंट दी थी उसको चैलेंज की हुई, जो एक तरह से केस जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, तो भी उस केस में उनको रिक्यूज़ कर लेते हैं वो कि हाँ मैं ये पहले सुन चुका हूँ और मेरी ही जजमेंट है हाई कोर्ट के टाइम की, तो मुझे अब इससे हटना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी ही जजमेंट को चैलेंज किए हुए केस को नहीं सुन सकता, ठीक है। तो अब इसका प्रोसेस क्या है, अब ये इंडिविजुअल कंसाइंस और डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। अगर जज को लगता है कि उसके कंसाइंस कहता है कि नहीं उसको ये केस नहीं सुनना चाहिए, तो वो उस केस से रिक्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई फॉर्मल रूल्स भी नहीं बने हुए हैं इसके लिए, बल्कि एक जजमेंट आई थी रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, तब सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि जब भी जजेस जो हैं वो रिक्यूज़ल की चीज़ सोच रहे हों, तो उससे पहले उन्हें ये सोचना चाहिए कि क्या वो बायस, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या वो बायस हो सकते हैं या नहीं, बट उन्हें ये देखना चाहिए कि क्या जो सामने वाली पार्टी है जो उस केस में इन्वॉल्व है, क्या वो उन्हें ये ऐसा लग सकता है कि मैं बायस हूं या नहीं, ठीक है। तो अगर उस पार्टी को मन में जरी सी भी शंका आ सकती है, तो उस जज को जो है अपने आप को रिक्यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर यही जो है ऐसा ही जो है एक तरह से यही एक स्पिरिट जो है वो जो कोड ऑफ एथिक्स हैं जुडिशरी के उन जजेस के, उसमें भी जो है वो उस चार्टर में भी इसको डाल दिया गया था, ठीक है। तो कि ताकि जो है जजेस जो है उनकी इम्पार्शियलिटी को कोई चैलेंज ना हो, ठीक है। अब क्या जजेस जो हैं वो रिफ्यूज़ हो कर सकते हैं रिक्यूज़ करने से? यस। अब जो है किसी केस से भी रिक्यूज़ होना या ना होना जज के खुद के इंडिविजुअल कंसाइंस के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी उन्हें फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये केस मत सुनो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए हैं कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो जजेस रिक्यूज़ कर गए, और ऐसे भी इंस्टेंस हुए हैं कि जो जजेस हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं वो अपने आप को रिक्यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या रीज़न भी बताना पड़ता है उनको कि वो क्यों जो है वो रिक्यूज़ कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इस एक केस को सुनना चाह रहे, क्योंकि कोई फॉर्मल रूल्स ही नहीं है, तो जो है रिकॉर्ड करना, रीजंस रिकॉर्ड करना, उसके लिए भी कोई रूल नहीं है, वो भी उनके इंडिविजुअल कंसाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही जब 2015 का जो एनजैक की रूलिंग आई थी, जिसमें एनजैक को कॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, तब वहाँ पर 2 जजेस थे, उन्होंने बोला था कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए अगर हो सके तो आप रीजंस देना शुरू करो कि रिक्यूज़ल के आप केस रिक्यूज़ कर रहे हो तो उसके रीजंस देना शुरू करो, ठीक है। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, कोई फॉर्मल रूल्स नहीं है, सब कुछ समझ लो आप इंडिविजुअल जजेस के कंसाइंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये हमारा इसका एक तरह से सार है। So now let us see this topic in English, recusal of judges. So recently we know that 2 Supreme Court judges have recused themselves from hearing the cases related to post-poll violence in West Bengal. Okay, so what is this terminology of recusal of judges? So the term recuse means you are exempting or you are excusing yourself from hearing a case. Okay, in case of judges, they are excusing themselves that they would not be hearing this case because of so and so reason. Okay, generally when there is any conflict of interest between for a judge while he or she is hearing a case, in that case the judge recuses himself or herself so that people do not see that the judge was biased. Okay, so
what are the instances, what are such instances in which case people or that judge itself or that judge itself can think that there is a bias in their judgment. So let's take an example that I am a Supreme Court judge, and I am personally involved or associated with a person who is an accused in a case. Okay, so he may be my cousin, or he may be something, or he may be a anyone who is associated with me. In that case, it would not be fair for me as a judge to hear that case because I have a personal association with that person. Okay, similarly, I may be holding some shares of a company, and I am a judge, and a case against that company is being heard in my office or in my court in that matter. Then there could be a bias, or even if there is no bias, people would of course assume that there was some bias because this judge was hearing a case in which he had a, a stake in a stake in the favor of that company. Okay, so in that case, there is a conflict of interest. To remove that bias from deciding the case, the judge himself or herself recuses from hearing that case. Okay, so this principle stems from the fact that nobody can be a judge in her own case, and there can also be an instance that I was a high court judge during a case in which I made a judgment, and when I got promoted to the Supreme Court, that same high court judgment was challenged by the parties to the Supreme Court, and in that case, again I am the judge at Supreme Court, so it would not be fair on my part to hear that case because I would have I it would be similar to hearing against my own judgment. Okay, so in that case also I would be having a bias against the case. Okay, in that case also the judge may recuse himself or herself. So what is the procedure or process of recusal? There is no formal rules which are governing these such recusals. It only comes from the judge, and it comes from the individual conscience and discretion of the judge. Okay, so in Ranjit Thakur versus Union of India case also, the Supreme Court said that judges should recuse themselves from hearing such cases in which there is a possibility of some bias. Okay, so they also have to analyze that they may think that these judges may think themselves that they would not be biased in that case, but they would also have to think about those parties who are involved in that case, that they should not have any impression that the judge may be biased in their case. Okay, so just to ensure transparency and impartiality of judges, this recusal becomes important. It has also been included in the charter of or the code of ethics for the judges. So which was formulated in 1999, and it has been included in that the judges should remain impartial and they should recuse themselves from cases in which there is any conflict of interest. Okay, so can a judge refuse to recuse? Of course, that judge, because I've said that all this depends upon the individual conscience of the judge. If the judge deems it fit that he or she can hear that case, then the judge, that nobody else can force the judge to recuse himself from that case. Okay, so do judges record reasons for recusal? Of course, again, as there are no formal rules, this also this recording of reasons is also left to the individual conscience of the judges. In some cases they record the reasons, in some cases they don't. But while declaring ANJAC as unconstitutional in 2015, the Supreme Court judges, two judges of Supreme Court, they said that it is important that the judges who are recusing themselves from hearing any case, they should give reasons, or they should record the reasons for them recusing from a case, so that it may build judicial transparency and impartiality. Okay, so
नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पीटर पैन सिंड्रोम। तो ये एक बड़ा ही एक तरह से डिफरेंट सा केस है। ये पीटर पैन सिंड्रोम क्या होता है, आप में से कईयों को तो पता होगा और कईयों को नहीं पता, तो उनके लिए ही मैंने कवर किया टॉपिक। तो पीटर पैन सिंड्रोम क्या होता है, अभी एक केस आया था, एक 23 ईयर ओल्ड पर्सन है, वो 14 ईयर ओल्ड एक लेडी के साथ जो है, मतलब एक गर्ल के साथ जो है वो रह रहे थे। तो उस केस में जो है उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के केस हुआ था कि उन्होंने एक माइनर को सेक्सुअल असॉल्ट किया है। बट जो है स्पेशल कोर्ट ऑफ मुंबई में उन्होंने, जो ये 23 ईयर ओल्ड पर्सन है, उन्होंने बोला कि वो पीटर पैन सिंड्रोम से जो है वो सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए उनको जो है आप ये अक्यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पीटर पैन सिंड्रोम क्या चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। तो पीटर पैन आपको में से बहुत लोगों को पता होगा कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इनके ऊपर कई है कॉमिक्स बनी है, मूवीज़ बनी है, इवन एनिमेशन मूवीज़ बनी है। तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि एक केयर फ्री लड़का है और वो कभी बड़ा ही नहीं होना चाहता। ठीक है, तो मतलब कि चाहे वो एडल्ट भी हो गया है, बड़ा भी हो गया है, लेकिन वो कभी बड़ा नहीं होना चाहता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। वो एडल्ट जो है, एक कह सकते हैं कि एक एडल्ट बॉडी में एक बच्चा। ठीक है, मतलब वो कभी भी बड़ा नहीं होना चाहता, कभी भी वो जो है माइंड से वो कभी बड़ा नहीं हो पाया, तो वो एक तरह से पीटर पैन सिंड्रोम है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो इसको जो है वो नहीं कहती है कि कोई ऐसी असल में हेल्थ डिसऑर्डर है, लेकिन कुछ जो है ऑथर्स जो हैं वो इसको मानते हैं कि एक सोशल साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, जिसमें ऐसा सच में होता है कि कुछ लोग जो हैं वो बॉडी वाइज तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर से बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये ही जो है, इसी को ही उन्होंने सामने जो रखा है इस फैक्ट को, और उन्होंने कहा है कि ऑफ कोर्स इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, बट ये न्यूज़ में आ गया है, तो इसको हम थोड़ा सा इसीलिए इसको कवर किया गया है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक, पीटर पैन सिंड्रोम इन इंग्लिश। सो a 23-year-old boy who was accused of sexually assaulting a minor because he was living with a 14-year-old girl. He has been accused that he has sexually assaulted that minor. In defense of his argument, that concerned person has said that he is suffering from the Peter Pan syndrome. So now let us see what is this Peter Pan syndrome exactly. Many of you may be already knowing that it's a fictional character. It was created by the Scottish novelist, and it signifies a carefree young boy who never grows up. So it is basically a person who is living a carefree life, who is finding it difficult to assume any responsibilities of adulthood, and he basically never wants to grow up. Okay, so it is similar to a person who has grown adult in body, human body, but he is still a child from the mind. Okay, so this is basically a Peter Pan syndrome, a men who do not want to grow up or who never grow up. Okay, so an author has mentioned this Peter Pan syndrome as a reality, and he has described it as a social psychological phenomena. Of course, the World Health Organization does not recognize this Peter Pan syndrome as a mental health disorder yet, but certain experts believe that it is actually a mental health condition and it can affect the life of a person. Okay, so now let us see the next topic, which is full ship shock trials. तो यूएस नेवी ने एक फुल शिप शॉक ट्रायल जो है वो अपने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के ऊपर जो है वो अभी कंडक्ट किया है। अब हम देखते हैं ये फुल शिप शॉक ट्रायल्स होते क्या हैं। जब भी कभी यूएस नेवी अब जो है अपनी वॉरशिप्स जो है वो एक तरह से समुंदर में उतारते हैं, तो वो उसको टेस्ट करते हैं, उसके आसपास जो है वो बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स जो है वो ब्लास्ट करके देखते हैं कि क्या उसके इफेक्ट से वो शिप जो है वो खड़ी रह सकती है या वो डूब तो नहीं जाएगी। ठीक है, अब ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर अमेरिकन वॉरशिप्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया था। बहुत से माइंस और टॉर्पीडोज क्या होते हैं, वो छोटे से मिसाइल जो है आपने देखे होंगे, जो शिप्स को मारने के लिए रखे होते हैं, शिप्स को उसी से जो है डुबा दिया जाता है। अब जो है ऐसे बहुत से माइंस और टॉर्पीडोज थे जो असल में तो शिप को नहीं लगे थे, लेकिन वो बहुत पास जाके शिप के जब वो ब्लास्ट हुए, उसके एक्सप्लोजन से, अंडर वाटर एक्सप्लोजन से ही जो है वो शिप जो थे वो डूब जाते थे। ठीक है, तो अब जो है यूएस नेवी ने उससे ये सीखा कि
बहुत से ऐसे केसेस होंगे जब हमारे शिप के आसपास जो है अटैक किया जाएगा, तो क्या हम अपने शिप को शॉक प्रूफ बना सकते हैं? तो अभी रिसेंटली, अब आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ये इसको वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के आसपास 18 टन्स के एक्सप्लोजिव जो है उसको डेटोनेट किया गया और देखा गया कि क्या वो शिप उससे डूबता है या नहीं डूबता है। ऑलमोस्ट 4 जो है रिक्टर स्केल का वहाँ पर आसपास अर्थक्वेक भी आया, इतना ज़्यादा डेटोनेट किए गए एक्सप्लोजिव्स को, लेकिन वो शिप नहीं डूबा। ठीक है, तो तब से जो है जितने भी न्यू शिप्स बनाए जाते हैं उसके आसपास जो है, बिल्कुल आसपास जो यूएस जो नेवी है वो ये एक्सप्लोजन्स जो है वो करके देखती है, ताकि ये देख सकें कि क्या वो शिप डूबेगा या कोई भी ऐसा उसका कंपोनेंट है शिप में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्या वो उस डेटोनेशन से ख़राब हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, उसको फिर वो डॉक्यूमेंट करके देखते हैं और फिर उसको इम्प्रूव करते हैं कि वो ऐसा ना हो। ठीक है, सो now let us see this topic in English. Full ship shock trials. So US Navy has conducted a full ship shock trial on USS Gerald R. Ford. It's a new American warship. And since the World War II, US observed that many of its warships were targeted by the enemies, but several mines and torpedoes had actually missed their target and exploded underwater near the close proximity of the warship. Because of such explosions, the ships sunk. Okay, such warships sunk, and US wants to ensure that it now makes only shock-proof ships and its systems, so that they can avoid such near miss explosions. Okay, so what they do is, you can see that on a YouTube video also, they have recently blasted almost 18 tons of explosives near this ship, USS Gerald R. Ford. It even generated an earthquake of 4 Richter scale, but the ship suffered no such component failures or any system failures, and it meant that the ship that they have made is shock proof. Okay, so now let us see the next topic, which is गुपकार डेक्लेरेशन. तो अभी आपको पता है कि यूनियन होम सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने जो गुपकार जो अलायंस है उनके मेंबर्स को जो है वो पीएम मोदी से मिलने को बुलाया है. अब इसमें गुपकार अलायंस में कौन कौन से मेंबर्स हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी के जो चीफ हैं महबूबा मुफ्ती, ये दोनों खासकर जो हैं वो मिलने जा रहे हैं पीएम मोदी से आज. ठीक है, तो गुपकार डेक्लेरेशन है क्या चीज़? गुपकार अलायंस एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पीडीपी, कम्युनिस्ट्स और बहुत सारी पार्टीज़ का उसके अंदर जो है वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है. और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को जो है वो अमेंड करने लगी थी, उससे कुछ पहले ही जो है ये गुपकार डेक्लेरेशन जो है 2019 में ही इशू की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, जॉइंट स्टेटमेंट दी थी कि आर्टिकल 370 के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, अब जब है ये जॉइंट स्टेटमेंट जब दी, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी जो है वो ये 370 को जो है अमेंड करके जो यूनियन टेरिटरीज बना दिया जम्मू और कश्मीर को और लद्दाख को. ठीक है, रादर आर्टिकल 35A जो है उसको भी जो है वो रिपील कर दिया. तो उसके बाद जो है जो ये गुपकार अलायंस के बहुत सारे मेंबर्स को एक तरह से कंप्लीट लॉकडाउन के बाद इनको जो है अरेस्ट कर लिया और इनको हाउस अरेस्ट करके घर पे रखा. ठीक है, फिर जब इनको छोड़ा गया तो 2020 में इनको ऑलमोस्ट 1 साल बाद जब छोड़ा गया तो उन्होंने गुपकार डेक्लेरेशन 2 जो है वो इशू करी दोबारा. और उस डेक्लेरेशन में कहा कि जो हमने 2019 में डिमांड रखी थी कि आर्टिकल 370 को नहीं हटाना चाहिए, वही हमारी दोबारा डिमांड्स हैं और हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ और पीसफुल तरीके से हम इसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे. 2020 में अक्टूबर में जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेक्लेरेशन जो है उन्होंने जो है वो फारूक अब्दुल्ला जो है उनको चेयरपर्सन जो है वो अपना नियुक्त किया और महबूबा मुफ्ती को वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया. ठीक है, अब गुपकार डेक्लेरेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? उनका कोई ऑब्जेक्टिव आतंकवाद फैलाना या कोई वायलेंस करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है. उनका सिर्फ इतना मोटिव है कि जब तक
स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का रीस्टोर नहीं होता तब तक वो इलेक्शंस को बॉयकॉट करेंगे जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि हम स्पेशल स्टेटस है जो जम्मू एंड कश्मीर का, उसको बचाना चाहते हैं और उसको डिफेंड करना चाहते हैं। अब इस मीटिंग के बाद जो है, जो आज मीटिंग होनी है, उसके बाद ऑफ कोर्स अब इसमें जो ये गुपकार डेक्लेरेशन जो है, इसके जो है मोटिव्स जो हैं, इसके जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट जो है इस पे बैंड नहीं होने वाली है गवर्नमेंट की वो आर्टिकल 370 को दोबारा रीस्टोर कर दे, ऐसा तो अब नहीं होने वाला है। तो गुपकार डेक्लेरेशन को ही जो है, गुपकार अलायंस को ही बेसिकली जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो वो मिलने को राजी हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो अगर वो उनको पता होता कि उनको पता ही है कि बेसिकली कि आर्टिकल 370 को जो है गवर्नमेंट कभी अब दोबारा रिस्टोर नहीं करने वाली है एटलीस्ट, तो इसीलिए वो इसको जानते हुए भी अगर वो मिलने को तैयार हुए हैं तो वो कुछ बीच का रास्ता ही देखना चाहते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, गुपकार डेक्लेरेशन. So, two members from this Gupkar alliance. So this this Gupkar road is basically the road outside which, near which the residence of Farooq Abdullah ji is located, and because this meeting was held at his residence, so that's why this alliance and this coalescing of these political forces is called Gupkar Alliance. Okay, so at the invitation of Union Home Secretary to meet PM Modi, this Gupkar Alliance members have agreed to it, and they are meeting the Prime Minister today in New Delhi. What is this Gupkar declaration, which is associated with this Gupkar association or alliance? So it's basically a political movement. When the government of India was planning to abrogate or amend the provisions of Article 370, these Gupkar Alliance members met at the residence of Farooq Abdullah, Dr. Farooq Abdullah, and they issued a declaration that the government should not change the provisions or repeal the provisions of Article 370, and they strongly defended the special status of Jammu and Kashmir. Okay, so what followed the Gupkar declaration? After this declaration, the government of India still went ahead and changed the character, the special character of Article 370, and made it almost redundant, snatching away all the special powers that were given to the state of Jammu and Kashmir. The government even bifurcated these two areas, Jammu and Kashmir and Ladakh, into two union territories, and it also repealed the Article 335A, which gave certain specific rights to the permanent residents of the state. It arrested, after imposing a complete lockdown in the state, the government also arrested these some members of this Gupkar alliance, and they placed it under the they placed them under the house arrest. Okay, so just after 1 year of that period, in August 2020, there was another Gupkar declaration. These Gupkar alliance members met again, and they issued another declaration that they would continue to struggle constitutionally. So what does this mean, constitutional battle? Whenever you are saying that you are going to battle it out constitutionally, it means that you have trust in the Constitution of India, and you want to fight all the battles within the umbrella of the Constitution only. Okay, so it it is not resorting to any violence, and it wants to take this political battle in a peaceful manner. Okay, so Farooq Abdullah ji was elected unanimously as the chairperson of this alliance, and Mehbooba Mufti is serving as the vice chairperson. So the objectives of Gupkar declaration or the Gupkar alliance is that they want to boycott the elections to Jammu and Kashmir Legislative Assembly until this special status of this of Jammu and Kashmir is restored, that is Article 370. Okay, they want to protect and defend the identity, autonomy, and special status of Jammu and Kashmir, which basically means the restoration of Article 35A again also. Okay, so but now, as they have decided that they would be meeting the Prime Minister again, it means they have softened their position. That's why they're meeting them. They want to find a midway
between their own struggle and the decisions of the government of India. Both of them are moving ahead, and it is possible that they will find a midway and they will create an amicable solution to this problem. Okay, so now let us see the next topic, which is GM rubber. So this GM rubber जो है, ये टॉपिक को हम देखते हैं. अब सबसे पहला जो वर्ल्ड का जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट है, उसको भी गुवाहाटी में जो है वो प्लांट किया गया है. अब इस GM रबर में क्या अलग चीज़ है? अब रबर जो है, आपको पता है ना कि ज़्यादा ठंड जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो उग नहीं सकता वहाँ पर. तो इसीलिए क्या किया है कि इसके जीन में एक तरह से चेंज किया गया है, ताकि जो है वो सिवियर कोल्ड कंडीशंस जो होती हैं सर्दियों के टाइम पर, उसको जो है वो सहन कर सके, ताकि सर्दियों में ये रबर प्लांट जो है वो ख़राब ना हो पाए. ठीक है, अब ये GM प्लांट्स होते क्या हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स क्या होते हैं, ये भी देख लेते हैं. ये कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग जब होती है, जब हम प्लांट की ब्रीडिंग करते हैं, तो उसमें हम जनरली एक ही जीन्स को, एक ही स्पीशीज़ के जीन्स को जो है हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं. लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में क्या किया जाता है कि जीन्स के जो बैरियर है उनको तोड़ा जाता है. ठीक है, अब हो सकता है कि समझ लो एग्जांपल इसी का ले लेते हैं. जो GM रबर है, इसके अंदर कोई और सॉइल में से कोई जीन्स उठा के इसके अंदर जो है वो क्रॉस ब्रीड किया जाए, ताकि कोई ऐसी डिज़ायरेबल ट्रेट जो कि सॉइल जीन्स में था, जो सॉइल के बैक्टीरिया में था या सॉइल के उस बैक्टीरिया के जीन्स में था, वो हम इस क्रॉप में भी ला सकें, जैसे कि इस केस में किया गया. ठीक है, एक एडिशनल जीन्स डाला गया है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था उसमें, और उसमें डाला गया है बाहर से लाके एलियन जीन एक डाला गया है, ताकि जो GM रबर क्रॉप है, क्योंकि वो सर्दी को नहीं सहन कर पाती, तो हमने ऐसा देखा कुछ कि कौन सा ऐसा जीन है जो सर्दी को सहन कर पाएगा, तो वो उठा के जीन्स हम बाहर किसी और चीज़ से लाके उस GM क्रॉप में हमने डाल दिया. ठीक है, तो इसमें यही किया जाता है कि जीन्स के जो डिज़ायरेबल ट्रेट होते हैं, समझ लो हमें एक ऐसा पौधा चाहिए जो गर्मी सर्दी दोनों को बर्दाश्त कर ले. ठीक है, तो हम ऐसे जीन्स ले आएंगे कि जो गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेता है, और दूसरा जीन ले आएंगे जो हम सर्दी को भी बर्दाश्त कर लेता है, तो वो पौधा दोनों ही वेदर्स में जो है वो टिक पाएगा. ठीक है, अब इंडिया में एक ही जो है वो GM क्रॉप अभी तक जो है वो गवर्नमेंट ने अलाउ की हुई है, वो है BT कॉटन. तो ये BT क्या चीज़ है? जो कॉटन होती है उसके अंदर 2 एलियन जीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है, सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस. ठीक है, इसको BT कहते हैं. ठीक है, इसी बैक्टीरिया के जीन्स को जो है वो कॉटन के साथ डाला गया है, ताकि वो एक ऐसा प्रोटीन बनाए जो कि एक पेस्ट होता है जो पिंक बॉलवॉर्म, जो कि कॉटन को अटैक करता है, वो उससे कॉटन के प्लांट को बचा सके. ठीक है, तो जो BT कॉटन होता है उसके ऊपर ये पिंक बॉलवॉर्म अटैक नहीं करता, क्योंकि जो एक टॉक्सिक प्रोटीन जनरेट करती है ये BT कॉटन, बिकॉज ऑफ दिस, ये जो सॉइल का जो ये बैक्टीरिया है उसकी वजह से जो है उसके ऊपर पेस्ट अटैक नहीं होता. ठीक है, फिर और भी तरह के हमारे जो हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, जैसे BT ब्रिंजल है. ठीक है, अब वो उसको जो है उसमें वो अटैक्स ऑफ फ्रूट एंड शूट बोरर, ये भी एक पेस्ट है, उसके अटैक को रेजिस्ट करता है. ठीक है, लेकिन अभी ये इंडिया में अलाउ नहीं किया गया है. ठीक है, ऐसे ही मस्टर्ड भी है, GM मस्टर्ड, और भी बहुत वैरायटीज़ हैं जैसे मेज़, कैनोला या सोयाबीन, लेकिन अभी इनमें से सिर्फ एक ही है जो कॉटन है जिसको अलाउ किया गया है. ठीक है, बहुत सी ऐसे फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस है, खासकर शेतकारी संगठन जो महाराष्ट्र में है, वो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि आप GM क्रॉप्स को और ज़्यादा मंजूरी दो ताकि वो इसको उगा सके. ठीक है, अब लीगल पोजीशन क्या है GM क्रॉप्स की? इंडिया में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी होती है, वो एक एपेक्स बॉडी है जो कि किसी भी GM क्रॉप्स के कमर्शियल रिलीज को रेगुलेट करती है या अलाउ करती है. 2002 में उन्होंने BT कॉटन को तो अलाउ कर दिया है, लेकिन बाकी क्रॉप्स को अभी तक अलाउ नहीं किया गया है. इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ चल रही हैं कि कोई इसके हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं होंगे अगर हम इसको कंज्यूम करें. जैसे BT ब्रिंजल अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या हेल्थ पे कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर स्टडीज़ चल रही हैं और अलग अलग व्यूज़ आते रहते हैं लोगों के. ठीक है, अब जो इंडिया में कॉटन एरिया है उसमें जो 95% जो कॉटन है वो BT कॉटन ही है, और जो अनअप्रूव्ड अगर आप GM वेरिएंट, जैसे अब अगर आप BT ब्रिंजल, वो है पॉसिबल है उसको उगाना, लेकिन अभी वो अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप उसको उगा देते हो
तो आपके ऊपर 1 लाख रुपए तक का फाइन और 5 साल तक की जेल हो सकती है अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. GM rubber. A farm near the outskirts of Guwahati, it has planted the world's first genetically modified rubber plant. This rubber plant has added a special gene, which prevents it to tide over the severe cold conditions which are visible or which are felt during the winters in the northeast region of India. Okay, so what are these genetically modified plants? So generally in conventional plant breeding, you crossbreed the same species, the same genes, or the genes of same species. But in case of genetically modified plants, you transcend this gene barrier and you introduce an alien gene out of anything. You can use the genes of a plant, or you can use the genes of an animal, or even a soil bacterium. Okay, so similar in that case, in the case of BT cotton, we have used genes of a soil bacteria which is known as BT, and we have introduced that gene to this cotton, and because of that, these two alien genes, basically two alien genes, have been introduced to BT cotton, and because of such genes, this variety of cotton, this BT cotton, develops a certain form of toxic protein which repels this pink bollworm pest. Okay, so this addition of two alien genes to the cotton has allowed this cotton to prevent itself from the pest attacks of pink bollworm. Okay, and similarly there are other crops also, BT brinjal, GM mustard, GM varieties of maize, canola and soybean also, but they are not yet approved in India. In India, only BT cotton is approved. It is the only genetically modified plant which is approved in India. It was approved in 2002. But these GM varieties of crops are available also. They have not been approved, but there is a huge potential of these genetically modified crops. What is the legal position of GM crops in India? In India, the Genetic Engineering Appraisal Committee, it is the apex body which allows for the commercial release of GM crops. They have allowed the commercial release of BT cotton in 2002 itself, and since then, almost 95% of the cotton area in the country is using the BT cotton only. Okay, and there are several GM varieties of crops, but they remain unapproved as of yet. Okay, so in case you plant any of it, there is a penalty of 5 years jail term or a fine of rupees 1 lakh under the Environmental Protection Act. So we have this potential of genetically modified plants, but there are studies which are undergoing currently. There are several studies. You can see them on a regular basis. Scientists are studying if these GM variety of crops, they would impact the health of our humans also. And before introducing these crops to for human consumption, the government wants to ensure that they do not pose any threat to the human health. Okay, so until then, they have not approved these crops. That's why only BT cotton has been approved as of yet. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.